सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड शेयर के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एसबीआई कार्ड को एक एग्जांपल की तरह समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसका जो टारगेट क्या निकल के आ रहा है और उसके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस क्या हैं, उन सबको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आप ये भी समझ पाओगे कि मेरा क्या अप्रोच रहता है, क्या मेथड रहता है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, और उसी कॉन्फिडेंस से आप भी स्टॉक्स को एनालाइज कर पाओगे आगे जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एसबीआई कार्ड ही क्यों आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जिसने एक्चुअल में कोविड की मार खाई है। ये मैं बताऊंगा कैसे, कब, एक एक टाइम, एक एक डेट के साथ, ठीक है ना। लेकिन हम पहले मार्केट को देख लेते हैं कि पिछले 4 सालों में मार्केट कैसे परफॉर्म किया है। मार्केट जो था कोविड के पहले ऑलमोस्ट 12,000 पे चल रहा था। कोविड के टाइम पे ये 40% क्रैश होकर 7,000 के अराउंड, 8,000 के अराउंड आया था। उसके बाद से धीरे धीरे बाइंग शुरू हुई जब मार्केट काफी अंडर वैल्यू हो गया था। एंड देन उसके बाद ऑलमोस्ट अप्रैल 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक के मार्केट एक साइड का बुल रन दिया। इस बुल रन में मार्केट 130% ग्रो किया और इस रेंज में काफी दूसरे शेयर्स थे, हर छोटे बड़े शेयरों ने काफी अच्छी ग्रोथ की। उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया, जब जहां पे मार्केट का अपसाइड 18,000 था एंड बॉटम 16,000 के अराउंड था, और ऑलमोस्ट यहां पे मार्केट ने 2 साल निकाले। इस रेंज में काफी स्टॉक्स पिटे रहे और काफी स्टॉक्स में काफी डाउनफॉल भी हुई। एंड देन जब इस रेंज से मार्केट निकला, निफ्टी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 23,000 पे जा चुका है एंड यहाँ पे 40% का उसने अपने पिछले कंसोलिडेटेड रेंज से ग्रोथ की। तो रफली अगर हम देखें तो कोविड के टाइम से मार्केट 8,000 से 23,000 तक की रैली दे चुका है, ऑलमोस्ट 1.5x से भी ज्यादा। एसबीआई कार्ड में क्या हुआ था? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एसबीआई कार्ड का मुहूर्त जो था आईपीओ का, वो था मार्च में, जब आईपीओ ओपन हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। इसका जो आईसीयू प्राइस रखा गया था 750 रुपीज पर शेयर, और इसका जो आईपीओ लिस्टिंग होने वाली थी वो होने वाली थी 16 मार्च 2020 को। और अगर आपको याद हो तो ये पूरा वही टाइम है जब मार्केट काफी डर में था, काफी डाउनफॉल में था, और फिर 22 मार्च 2020 के बाद पहला लॉकडाउन लगा, दूसरा लॉकडाउन लगा। उस टाइम पूरे टाइम पे काफी ज्यादा डर बना हुआ था मार्केट में। इस आईपीओ में जो इसका आईपीओ का साइज था वो 10,000 करोड़ का था, काफी बड़ा आईपीओ था ये, जहां पे ऑफर फॉर सेल इन्वेस्टर का जो एक ग्रुप था वो 9800 करोड़ का वो अपना शेयर सेल करने वाले थे। फ्रेश इशू सिर्फ 500 करोड़ के शेयर्स थे। आईपीओ तो काफी अट्रैक्टिव था, बट मार्केट के जो उस समय सेंटीमेंट थे वो काफी नेगेटिव थे, और फिर स्टॉक जो था वो लिस्ट हुआ ऑलमोस्ट अपने सेम प्राइस रेंज पे, ऑलमोस्ट 660 के अराउंड, और उसी मंथ वो काफी पीक करके 750 तक गया। एंड देन उसके बाद 3 मंथ तो वो काफी डाउन ट्रेंड में रहा। तो कोई भी जीएमपी, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना कुछ अच्छा अट्रैक्टिव नहीं रहा, और अगले 3 महीने में ये स्टॉक पिट गया और ये 500 का लो बना लिया। बट देन जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आए और जो वो बुल रन आया, उस बुल रन में ये शेयर जो था वो 500 से ऑलमोस्ट 1160 के रेंज में गया पिछले वो ड्यूरेशन में, अप्रैल 2020 से लेके ऑलमोस्ट सितंबर 2021 तक के। ये वो समय था जब मार्केट ने इस शेयर को भी उसी तरह से ट्रीट किया जैसे उस समय बाकी के शेयर मूव कर रहे थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन्वेस्टर जो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर था इस कंपनी का, वन ऑफ द बिग इन्वेस्टर था कार्लाइल ग्रुप बोल के, जिसके पास 26% के शेयर्स हुआ करते थे आईपीओ के पहले। जब ये आईपीओ निकला तब उसने अपने 10% शेयर इस आईपीओ के थ्रू ऑफर फॉर सेल में बेचे थे, ठीक है। अब आप ये समझिए, जब वो बेचने वाला 750 रुपीज पे बेच रहा है तो घाटे में तो नहीं बेच रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि कार्लाइल ग्रुप 2017 में आईपीओ आने के 3 साल पहले ही एसबीआई कार्ड में इन्वेस्ट करके उसने काफी बड़े स्टेक्स को खरीद रखा था, और इस आईपीओ के थ्रू उसने अपने स्टेक्स बेचे। यानी कि जब उसने 750 रुपीज पे बेचा तब वो ऑलरेडी प्रॉफिट लेके निकल रहा था। सो 10% का वो उस समय अपने आईपीओ के में उसने अपने शेयर्स बेचा और वो निकल गया। बट देन जब ये रैली हुई तब वापस से कार्लाइल ग्रुप ने कुछ सेलिंग करनी शुरू करी। मार्च 2021 में कार्लाइल ग्रुप ने अपने 4% शेयर फिर से बेचे। ये वही समय था जब ऑलमोस्ट इस शेयर ने अपना पीक बनाया था 1100 के अराउंड, और कार्लाइल ग्रुप ने अपनी शेयर को सेल किया था, और उस मंथ में ये काफी पिट के ऑलमोस्ट 900 के रुपीस के अराउंड ये शेयर फॉल हुआ था। बट देन कुछ टाइम फिर से वापस से शेयर में कुछ बाइंग आई, 2 महीने शेयर ने परफॉर्म करने की कोशिश किया, फिर वापस से 2 महीने के बाद जून 2021 में वापस से कार्लाइल ग्रुप ने 4% के शेयर बेचे। वहां पे भी वापस 1100 के अराउंड प्राइस था, फिर वहां पे सेलिंग आई एंड देन अगेन 950 के अराउंड शेयर वापस से गिरा। उसके बाद फिर 2 महीने कोई एक्शन नहीं हुआ, वापस से शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, एक नया हाई बनाया 1170 का, राइट। एंड देन अगेन सितंबर 2021 में कार्लाइल ग्रुप ने वापस से अपने 3% के शेयर बेचे। ये जो डाउन एरो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फिर वापस से शेयर पिटा 1100 से लेके वापस से नीचे शेयर गिरा 980 और 1000 के अराउंड। उसके बाद तो नॉर्मली हमने देखा था कि कंसोलिडेटेड रेंज गई थी मार्केट में।
और उस समय कोई सेलिंग ऊपर से नहीं हुई, बट ये कंसोलिडेट होते होते धीरे धीरे इसका शेयर प्राइस नीचे आया और अपना एक पहला बेस बनाया 700 के अराउंड। और फिर वापस से अप्रैल 2022 में कार्लाइल ने अपने लास्ट बचे हुए 3% शेयर अप्रैल 2022 में बेचे। लास्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप देखोगे तो आईपीओ के टाइम पे जब इसने 10% शेयर बेच दिए थे, इसके पास 15% शेयर, 16% शेयर इसके पास बचे हुए थे। ये इसने बेचना शुरू किया 4%, फिर 4%, फिर 3% और फिर 3% और बीच में कभी थोड़ा कुछ। ये इतना ज्यादा हैवी सेलिंग थी कि शेयर कभी ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर। और उसके बाद अगर आप देखो तो जितना माल कार्लाइन ग्रुप को बेचना था वो उन्होंने बेच दिया, एंड देन उसके बाद शेयर ने वापस से ट्रेंड करने की कोशिश करी, बट देन ये वापस से अपना एक बेसलाइन के पास ही ट्रेड करता रह गया और आज ये अपने बेस पे 700 के अराउंड खड़ा हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेंड लाइन से डिटेल में ली गई है। अगर आप देखोगे तो सीए रोवर होल्डिंग ग्रुप्स, ये वो ग्रुप है जो कि कार्लाइन होल्ड करता है, एंड इन्होंने जो सेलिंग करी है पूरे सीक्वेंस में 21 में, मार्च 21 में, जून में, सितंबर में एंड अप्रैल 22 में, ये सारा कुछ इन्होंने एक साथ एक ही सीक्वेंस में सेल करा है, जो कि मैंने यहाँ पे डाउन एरो के साथ दिखाया है। इतने सेलिंग प्रेशर के बाद आज शेयर जो है वो अपने बेस 700 पे स्टेबल है और टिका हुआ है। अब ये जो शेयर सेलिंग हुई है, अब हमें ये समझना पड़ेगा इन्वेस्टर पैटर्न को देखते हुए कि ये जो सेलिंग हुई इसको फिर उस समय खरीदा किसने। आप देखोगे एफआईआई ने तो नहीं खरीदा, क्योंकि उस समय आप जनरली मार्केट में ही एफआईआई काफी एग्जिट ले रहे थे या फिर कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पे तो बाइंग हुई नहीं। बट अगर आप डीआईआई को देखोगे 21 जून में 6%, 9%, 11%, 12% एंड 16%, मोस्ट ऑफ द सेलिंग जो हुई थी वो सारा कुछ डीआईआई ने यहाँ पे बाई किया। साथ ही साथ पब्लिक जो है उस समय, क्योंकि जो शेयर है वो बहुत ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ग्रोथ नहीं दिखा रहा था, पब्लिक वहां पे एग्जिट करने लगी और आज पब्लिक काफी कम 6% तक जा चुकी है। वेयर एवर जहां पे डीआईआई अभी भी 16% है, प्रमोटर जो एसबीआई ग्रुप है वो 68% है और एफआईआई 8% है। सो जो मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, तो जितनी भी सेलिंग प्रेशर हुई थी एक बड़े प्रमोटर ग्रुप से, वो सारा कुछ डीआईआई ने एब्जॉर्ब कर लिया। ये तो हो गया पहला सेगमेंट टेक्निकल एनालिसिस एसबीआई कार्ड का। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिक स्क्रीनर, ये हमने सीखा है पिछली वीडियोस में कि इनको किस तरह से देखा पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम चार्ट को देखते हैं। चार्ट अगर हम देखें तो जैसे कि हमने बात किया, यस 700 पे लिस्ट हुआ, 500 बॉटम बनाया, 1160 के अराउंड टॉप बनाया एंड देन आज 700 पे खड़ा है। बट इन दिस ड्यूरेशन जब ये प्राइस का एक्शन चल रहा था, मार्केट ने इसको लिस्टिंग के टाइम पे 70 का पीई दिया था एसबीआई कार्ड्स को, जो कि बुल रन में ऑलमोस्ट 120 का पीई दिया था मार्केट ने, विच इज अ वेरी गुड पीई एंड प्रोपोर्शनल पीई फॉर एनी एनबीएफसी। सेम ट्रेंड आप बजाज फाइनेंस में भी देखोगे कि मार्केट ने जब बुल रन चल रहा था तो बजाज फाइनेंस को ऑलमोस्ट 90 की पीई तक के लेके गया था। लेकिन उसके बाद ईपीएस में ग्रोथ देखी गई, राइट। अगर आप ईपीएस देखो तो 11 था, धीरे धीरे ये ब्लू लाइन जो बिल्डिंग्स जैसी दिख रही हैं, ये ग्रो करते करते आज 25.3 पे चली गई है। तो जो 11 का ईपीएस था वो ग्रो करके 25 के ईपीएस तक चला गया और इसकी वजह से पीई में श्रिंक देखा गया। साथ ही साथ शेयर प्राइस भी कम आ रहा था क्योंकि प्रमोटर जो है वो एग्जिट कर रहे थे, तो पीई जो था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो श्रिंक होकर धीरे धीरे पहले तो अपने मीडियन पे आया 50 पे और फिर धीरे धीरे श्रिंक होते होते आज ये 28 पे खड़ा है। तो हिस्टोरिकली इसका जो पीई है, मीडियन पीई 51 का बनता है, बट आज ये 28 पे खड़ा है। कि सेल्स जो कंपनी की है पिछले 3 इयर्स में तो काफी अच्छी हो रही है, 22% से सेल ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट जो है वो भी पिछले 3 इयर्स में 35% से ग्रो कर रहा है, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन शेयर का प्राइस तो ऑलमोस्ट कुछ भी ग्रो नहीं किया, या बोल सकते हो वहीं खड़ा है। तो पिछले 3 सालों में जो भी ग्रोथ हुई है वो अभी तक के शेयर के प्राइस में नहीं दिखी है। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है ये दर्शाने का कि आगे इस शेयर में काफी ग्रोथ छुपी हुई है। आरओसीई काफी अच्छी है 12%, आरओई 22%, स्ट्रॉन्ग आरओसीई, स्ट्रॉन्ग आरओई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वेरी स्ट्रॉन्ग 32%। ये पैरामीटर्स काफी कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये शेयर जो है काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हम सिमिलरली हमारे मेथड से ही एनालाइज करेंगे। आज मई 24 में स्टॉक का प्राइस है 710, करंट पीई इसका 28 है और इसका करंट ईपीएस है 25.3। ये हमने जस्ट अभी स्क्रीनर में देखा। बट अभी अगर इसका करंट पीई 28 है, बट एक्चुअली एसबीआई कार्ड का मीडियन पीई तो 50 के अराउंड चलता है। अब अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं और इसको मार्केट अगर 51 का पीई दे, तो आज इसकी फेयर वैल्यू बनती है 1300 के अराउंड। 1300 तो इसका बेसिक प्राइस है एज ऑफ टुडे, इवन बिफोर कोई भी आगे कोई भी प्रॉफिट ग्रोथ हो या ना हो, आज इनका 1300 तो इसका बेसिक फेयर वैल्यू बनता है। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ छुपी हुई है। सेकंड, अब हम अगर ईपीएस ग्रोथ की बात करें, ईपीएस के प्रोजेक्शंस हम वापस से देखेंगे ट्रेंड लाइन में। सो ट्रेंड लाइन में जब आप आते हैं एसबीआई कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज को देखते हैं, इसकी डायरेक्ट अगर हम ईपीएस प्रोजेक्शंस देखें, करंट ईपीएस 25.4, राइट, एंड हाई एस्टिमेट इज 32 इसका ईपीएस का हाईली एस्टिमेट है। अब इस 32 के ईपीएस को अगर हम प्रोजेक्ट करें एंड मार्केट 32 के ईपीएस को 50 का पीई अगर देता है, जो कि उसका मीडियम पीई होता है, तो एक साल का टारगेट प्राइस बनता है 1600। हो सकता है ये एक साल में, या जो मैं बात कर रहा हूँ FY25 रिजल्ट के मंथ में, मई 25 में, हो सकता है 1600 एग्जैक्टली ना हो, बट डेफिनेटली ईपीएस और पीई पे डिपेंड करता है और 1600 का टारगेट
प्राइस इसका काफ़ी अचीवेबल लगता है। इसीलिए 700 से 1600 इस स्टॉक में 125% की ग्रोथ अगले 12 मंथ्स में देखी जा सकती है। अब अगर मैं और फ्यूचर प्रोजेक्शन करूं तो 3 साल में यानी कि FY27 में EPS बढ़ के हो जाएगा 46 बाय द रेट ऑफ 35% EPS ग्रोथ। FY29 यानी कि 5 साल में EPS बढ़ के हो जाएगा 113 बाय द रेट ऑफ 35% EPS ग्रोथ। और अगर मार्केट इन दोनों सिनेरियो में 3 इयर्स में 50 का PE देता है तो स्टॉक का प्राइस हो सकता है 2300। सो आज स्टॉक का जो प्राइस है 700, यहां से ये 2300 जा सकता है 3 साल में जो कि 200% ग्रोथ है, और 5 साल में ये जा सकता है 5600 जो कि 700% की ग्रोथ है। ये रिलेटिवली काफी अचीवेबल लगता है और इसको मैं जस्टिफाई करूंगा कि 35% EPS ग्रोथ क्यों आएगी। सबसे पहली चीज तो हम पहले ये देखें कि इसका हिस्ट्री क्या कहता है। हिस्ट्री में SBI कार्ड में हमने देखा था कि पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ ऑलरेडी 35% की हो रही है, और आगे हम देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस कॉल में हमको कुछ इस तरह की हिंट मिलेगी जो ये प्रूव करेगा कि हाँ 35% फ्यूचर ग्रोथ भी पॉसिबल है। इसीलिए अपॉर्चुनिटी जो है SBI कार्ड में वो काफी कुछ डिपेंड करती है PE एक्सपेंशन पे। PE जो आज इसका 28 का है ये एक्सपैंड होकर के 50 मीडियन के PE के अराउंड तो जाएगा। सो PE एक्सपेंशन के इसमें हाई पॉसिबिलिटी है। EPS ग्रोथ इसकी काफी स्ट्रॉन्ग है, 35% ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी मानी जानी चाहिए, और EPS में भी इसमें काफी अच्छी एक्सपेंशन होने की उम्मीद है। अब स्टॉक की प्राइस की जो ग्रोथ होती है, मैं यहाँ पे एक बहुत फंडामेंटल चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है ये 2 चीजों से मेजरली बढ़ता है। या तो PE जो है वो एक्सपैंड हो, लोअर PE से हाई PE उसको मार्केट देने लगे, तब स्टॉक में एक अच्छी रैली आती है, या फिर कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट करे, EPS ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो, तो वो EPS के थ्रू ही स्टॉक आगे बढ़ता है। पिछली वीडियो में जब हमने पॉलिसी बाजार की स्टडी करी थी तो हमने देखा था PE तो एक्सपैंड नहीं होगा बिकॉज PE तो ऑलरेडी 900 पे था, राइट, लेकिन EPS ग्रोथ काफी स्ट्रांग थी, इसलिए उस स्टॉक का जो ग्रोथ है वो पूरा का पूरा EPS में छुपा हुआ था। बट SBI कार्ड की जो ग्रोथ है वो दोनों जगह पे है, यानी कि ये दो धारी चलेगा। PE एक्सपेंशन भी इसकी ग्रोथ होने के चांसेस हैं और EPS ग्रोथ भी होने के काफी अच्छे चांसेस हैं, इसलिए ये काफी पोटेंशियली स्ट्रांग लगता है। 2 और अपॉर्चुनिटी अगर मैं बात करूं जो कि इसके फेवर में जाएगी, वो ये है फेस वैल्यू। एक तो फेस वैल्यू जो इस स्टॉक का है वो है अभी 10, राइट। फेस वैल्यू से स्टॉक के स्प्लिट होने के इंडिकेशंस मिलते हैं, यानी कि ये जो 10 का फेस वैल्यू है ये स्प्लिट होकर के 1 का कभी ना कभी होगा, और जब ये होगा यानी कि जो आपका एक खरीदा हुआ शेयर है वो 10 बन जाएंगे जब भी स्प्लिट आएगी। हालांकि आपको उससे कोई मॉनिटरी या डायरेक्ट फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं मिलता है, बट उससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है, और ये इस स्टॉक में ये पोटेंशियल है। अगली बात अगर मैं करूं तो रिजर्व इस स्टॉक का काफी अच्छा है, 11,000 करोड़, राइट, लेकिन ये फाइनेंशियल और कॉर्पोरेशन है, इनके पास काफी पैसा होता है, दीज आर हैवी पॉकेट कंपनीज, राइट, क्योंकि यही पैसा तो वो कस्टमर को क्रेडिट में देते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। सो इसमें काफी कुछ पैसा तो वो अपने बिजनेस में ही यूज करेंगे, लेंडिंग करने में, क्रेडिट देने में, राइट, लेकिन फिर भी इसके पास 11,000 करोड़ का एक काफी बड़ा रिजर्व है जो कि एक बोनस के तौर पे हमको मिल सकता है फ्यूचर में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये स्टॉक का प्राइस 700 का 500 के अराउंड जाएगा तब ये काफी हाई प्राइस स्टॉक बन चुका होगा, तब हमको यहाँ पे स्प्लिट या बोनस जैसे एक्शन देखने को मिल सकते हैं ताकि ये स्टॉक के जो प्राइस है उसको कम पे लाया जा सके, और ये दोनों ही तरीके से, बोनस और स्प्लिट के तरीके से हमको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा मिलेगा। ये मेरे एनालिसिस है और ये मेरा असम्पशन है। डिस्क्लेमर, मैं SBI कार्ड में इन्वेस्टेड हूं। आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए, एनालिसिस को भी रिव्यू करवा सकते हैं। ये तो हो गया टारगेट सेटिंग, लेकिन एक बार बिजनेस और कंपनी को और डिटेल में समझ लेते हैं, राइट। कंपनी जो है ये काफी पुरानी है, 1998 में SBI कार्ड एक कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हुई थी जिनका काम था क्रेडिट कार्ड्स देना अपने डायरेक्ट कस्टमर को और इनडायरेक्ट कस्टमर्स को। 2002 में इन्होंने 1 मिलियन कार्ड सोल्ड कर दिए थे, राइट। अब कई बार लोगों को लगता है यार ये क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री और क्रेडिट कार्ड बिजनेस इतना ज्यादा चलेगा नहीं, लेकिन आप शॉक हो जाओगे देख के, जो कि 2002 में 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड था वो बढ़ के ईयर 2022 में ऑलमोस्ट 14 मिलियन और इवन 15 मिलियन तक हो चुका है। यानी कि इतनी ज्यादा क्रेडिट कार्ड तो बिके हैं मार्केट में, और वही से तो बिजनेस आ रहा है, वहीं से बिजनेस ग्रो कर रहा है, राइट। कंपनी को 25 साल हो चुके हैं मार्केट में, और ये कंपनी अभी अपने सेगमेंट की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्लेयर है। अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, कॉन्फ्रेंस कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस की कुछ स्लाइड्स। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर इतना पेशेंस और इतना डेडिकेशन आप एक शेयर को स्टडी करने में नहीं लगाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट करना एक तुक्के की तरह है, जुआ खेलने की तरह है। तो डेफिनेटली ये इस लेवल की एनालिसिस करना जरूरी है। और यहाँ पे तो देखिए मैं एनालिसिस करके वीडियो की तरह आपके पास लेके आ रहा हूँ, आपको बस वीडियो देखना है और उसमें कमेंट्स करना है और कोशिश करना है कि इसी तरह की स्टडी आप अपने दूसरे शेयरों के लिए कीजिए। इसी को डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग बोलते हैं और यही हम इस चैनल के थ्रू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जहाँ पे आप देख पाओगे जो टॉप 20 शेयर होल्डर्स हैं SBI इंडिया है, और उसके बाद बाकी के सारे DIIs हैं, LIC, ICICI प्रू, निपॉन इंडिया, वैनगार्ड, ये सारे बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं। आप देखोगे कि जो बात हम कर रहे थे कार्लाइल की, वो यहाँ पे नहीं है, वो पूरी तरह से एग्जिट कर चुका है।
कुछ की हाइलाइट्स, न्यू अकाउंट्स इस समय पिछले साल में कंपनी ने ग्रो नहीं किए हैं और इनके पीछे इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में कहना है कि हम बहुत सेलेक्टिवली अपने अकाउंट्स को ग्रो कर रहे हैं, यानी कि हम उनको ही अपने अकाउंट्स ग्रो करवा रहे हैं जहां पे उनको ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट दिखता है और सेफ एक्सपेंशन दिखता है। दे आर नॉट गोइंग टू गिव ब्लाइंड क्रेडिट्स, ये उनका कहना है। रिटेल स्पेंड ऑन द अदर हैंड काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, कंपनी की इनकम ग्रो हो रही है, पैट ग्रोथ अच्छी हो रही है एंड हेंस उसके ईपीएस ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्लेयर होने के बाद भी ये अपने एसबीआई सेगमेंट में और अपने एसबीआई बैंक के एरिया में 44% क्रेडिट कार्ड्स इन्होंने दे रखे हैं लास्ट क्वार्टर में, राइट। बट ओपन मार्केट में इनके 56 क्रेडिट कार्ड अभी भी जा रहे हैं, यानी कि जो एसबीआई के खुद के इनके डायरेक्ट कस्टमर है वो प्लस 56 इनके इनडायरेक्ट कस्टमर है। सैलरीड एम्प्लॉयड को इनके पास 62% क्रेडिट कार्ड जा रहे हैं, यानी कि सैलरीड एम्प्लॉयड के पास क्रेडिट कार्ड जाना मतलब रेगुलर ट्रांजैक्शंस होते रहना, वो क्रेडिट पे शॉपिंग करेगा एंड देन उसके बाद वो उसको पे करेगा। बट ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड के पास भी काफी हद तक के 38% इनके पास क्रेडिट कार्ड गए हुए हैं। अगर देखा जाए तो एज ऑफ लास्ट ईयर मार्च तक, एज ऑफ 31 मार्च इनके जो कार्ड है मार्केट में वो ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ के क्रेडिट कार्ड्स इन्होंने मार्केट में उतार रखे हैं, जिसमें कि एसबीआई के जो कार्ड्स हैं डायरेक्ट कस्टमर के लिए वो 42 हैं और ओपन मार्केट में इनके 58% के क्रेडिट कार्ड्स हैं। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी वाइड है, हर तरह के सुपर प्रीमियम बेसिक कार्ड्स ये प्रोवाइड करते हैं। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड बेसिकली इनके प्रीमियम कस्टमर्स के पास होगा, बट अदर देन दैट इनके पास कोर कार्ड्स हैं जो कि एसबीआई कैटेगरी के कार्ड्स हैं, बट उसके बाद इनके पास को ब्रांडिंग कार्ड्स भी हैं। फॉर एन एग्जांपल इन्होंने बैंकिंग के पास काफ़ी कार्ड्स पार्टनरशिप की हुई है, सेंट्रल बैंक, यूको, पीएसबी, कर्नाटका। मोस्टली ये तब होता है जब वो रेस्पेक्टिव बैंक अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली नहीं दे सकता, तो वो एसबीआई कार्ड के साथ पार्टनर करके उनके थ्रू वो क्रेडिट कार्ड उनको ऑफर करता है। बट देन रिटेल में भी आप देखोगे लाइफस्टाइल, रिलायंस, टाइटन, पेटीएम, इनके साथ इन्होंने रिटेल क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप की हुई है। ट्रैवल में क्लब विस्तारा, एयर इंडिया, आईआरसीटीसी यात्रा, ये क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग यहाँ पे की गई है। ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वंस इट इज ऑफर्ड टू द कस्टमर, कस्टमर के पास एक बाइंग का पैटर्न बन जाता है। जब उसे इस तरह के परचेजेस करने होते हैं वो क्रेडिट कार्ड को ही एज अपना रेगुलर ट्रांजैक्शन यूज करता है। अगर हम मार्केट को समझे तो कार्ड्स जो इन्होंने मार्केट में रखे हैं अभी, मार्केट में इंडिया के टोटल कार्ड्स का 18% कार्ड्स इनके मार्केट में उतारे गए हैं, जिसमें कि इंडिया में जितना भी स्पेंड होता है क्रेडिट कार्ड में उसमें से 17% एसबीआई कार्ड से ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसी वजह से ये डोमिनेंट वन ऑफ द क्रेडिट कार्ड प्लेयर बोला जाता है। और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं यानी कि नंबर ऑफ स्वाइप हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑनलाइन परचेज हो रहा है, उसमें से 17% तो एसबीआई कार्ड के कार्ड्स यूज किए जाते हैं। ये बताता है कि एसबीआई कार्ड अपने आप में कितना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अब हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के कॉन्फ्रेंस कॉल अप्रैल 26 में रिलीज हुई थी, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को पकड़ना चाहेंगे। अभी जो एसबीआई कार्ड है उनके पास 1.8 करोड़ के कार्ड्स इन्होंने मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं और ये जो कार्ड्स हैं लास्ट ईयर इन्होंने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर एसबीआई कार्ड में 2.6 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए थे, स्पेंडिंग हुई थी, जो कि इस साल 3.3 लाख करोड़ की स्पेंडिंग हुई है। ये बताता है कि क्रेडिट कार्ड कितना ज़्यादा स्पेंड किया जा रहा है, कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और ये बताता है कि 27% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर की स्पेंडिंग के कंपेयर में। एंड यही प्रोजेक्शन इनके आगे आने वाले फ्यूचर ईयर्स में भी है। अगर हमने मैनेजमेंट के द्वारा बोले गए कुछ लुकिंग फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स को देखें, सो इनका कहना है कि जो इनके कार्ड इन फोर्स हैं, ठीक है, वो 13.5% से ग्रो कर रहे हैं पिछले 5 सालों में, एंड उनका एक्सपेक्टेशन है कि सेम पैटर्न से उनके कार्ड की ग्रोथ होगी, राइट। उनके कार्ड इसी नंबर से बढ़ेंगे। जो ओवरऑल स्पेंडिंग हो रही है कार्ड में वो पिछले 5 सालों में 20% से हो रही है, एंड सेम उनके एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में भी सेम CAGR से स्पेंडिंग ग्रोथ होगी। एंड हेंस उनका मानना है कि हाई प्रॉफिट डिलीवर्स होंगे और हाई ROA और ROE बनेगी कंपनी की। यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई स्ट्रॉन्ग हिंट नहीं दी है प्रॉफिटेबिलिटी और EPS को लेकर के, बट उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में जो भी हो रहा था वो आगे के 5 सालों में भी होगा, और यही हमारे एनालिसिस का बेस बनता है। जो कि हम मान रहे हैं कि EPS ग्रोथ 35% से होगा, वो इसीलिए होगा क्योंकि पिछले 3 सालों में और पिछले 5 सालों में एसबीआई कार्ड की जो ग्रोथ हो रही है सेल्स में 22% से और 35% से प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, यही 35% से हमने EPS की प्रोजेक्शन की हुई है। सो ये जो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं ये काफ़ी कुछ मैनेजमेंट के बोले गए इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत 1-2%, 5% ऊपर नीचे हो सकता है, बट रफली हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं अर्निंग्स को लेकर के और कॉन्फ्रेंस कॉल को लेकर के। अब अगर मैं सारे पॉइंट्स को समराइज करूँ तो डेफिनेटली टेक्निकल पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, काफ़ी बेस पे है, यहाँ से डाउनफॉल काफ़ी लिमिटेड है, ना के बराबर, और बाई एनी चांस अगर होता भी है तो PE भी उस हिसाब से नीचे आएगा। अगर ये स्टॉक प्राइस ब्रेक होकर के 600 तक चला जाता है तो डेफिनेटली PE भी 28 का 25 हो जाएगा, विच विल बी मच मोर अट्रैक्टिव प्राइस टू बाई। सो अगर कभी ये नीचे आता है तो आप एक्यूमुलेशन और कर सकते हैं, बट देन अपसाइड इसका काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है बेस्ड ऑन द टेक्निकल पैटर्न, फंडामेंटल एनालिसिस एंड फ्यूचर कॉन्फ्रेंस कॉल्स एंड मैनेजमेंट कमेंट्री। ये जो लेवल की एनालिसिस हमने एसबीआई कार्ड में करी है ये होती है एक्चुअल डिसिप्लिन इन्वेस्टर की एनालिसिस।
आपको सबसे पहले तो मेरा ये अप्रोच अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो को लाइक करना चाहिए। सेकंड, आप मेरे को कमेंट में ये बताइए कि आपके पास ऐसा कौन सा शेयर है जिसको चाहते हो कि मैं इस लेवल की एनालिसिस करके वीडियो के रूप में आपके पास लेके आऊँ। क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ कि इतनी डिटेल एनालिसिस हर किसी के पास स्किल कैपेबिलिटी नहीं है, बट ये चैनल इसीलिए है ताकि ये एनालिसिस मैं करूं, वीडियो बना के आपके पास लेके आऊं, और आपका काम है सिर्फ उसको देखना, समझना, नोट डाउन करना एंड अकॉर्डिंगली फ्यूचर में एक्शंस लेना। कमिंग टू द चैनल, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, 2 वीडियोस को जरूर से देखिए। स्टॉक मार्केट नर्सरी क्लास, ये सारे बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में हमने बात करी हुई है। फिर एक बेसिक केजी क्लास जिसमें कि हम ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स, स्क्रीनर, ट्रेंड लाइन, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं और किस तरह से हम जजमेंट लेते हैं इस शेयर के मूवमेंट को और शेयर के प्राइसेस को, वो इस वीडियो में समझाया गया। ये 2 वीडियोस को जरूर से देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।